एक होता है कि आप एज ए इन्वेस्टर आओ, सही है, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, एलएलसी बना ली, बैंक अकाउंट बना लिया, अमेजोन अकाउंट बना लिया, वेबसाइट वगैरह आपने बना ली, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई, जो भी प्रॉफिट आया वो आपका है 100%। तो ये तो एक मॉडल है। दूसरा क्या है, उन लोगों के लिए जिनके पास जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं, वो कहते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? यानी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे बंदे की है, आप उसका बिजनेस जो है संभाल रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, उसके आप उससे सर्विस फीस ले रहे हो। ये आप मंथली बेस पे सैलरी में भी ले सकते हो एज ए सैलरी, आप परसेंटेज प्रॉफिट में एक ख़ास परसेंटेज भी उससे ले सकते हो, दोनों पॉसिबल है इसमें। सही है। अब ये आपकी और आपके इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग पे जो है ना डिपेंड करता है कि आप सैलरी वाइज काम करना चाहते हो या जो है ना प्रॉफिट में एक सर्टन जो है परसेंटेज लेना चाह रहे हो। सही है। और सर असिस्टेंट उस बंदे को कहते हैं जो अपनी जो है ना स्किल बेच रहा होता है, अपनी सर्विसेज को बेच रहा होता है। इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे बंदे की होती है, ये सिर्फ उसके जो है ना अकाउंट को या उसके बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, और उस मैनेजिंग के वो फीसेस चार्ज करता है उससे। अच्छा, फिर उसके बाद होता है कि अगर आप होलसेल एफबीए मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे हो बिजनेस, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, किन किन हिसाब से ये बिज़नेस चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रजिस्टर योर बिजनेस, कि आपने अपनी कंपनी बाकायदा रजिस्टर करनी होती है। अच्छा, अब हर कंपनी हर कंट्री का जो है ना अपना अपना जो है लॉ है, उसके बेसिस पे आपने वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करनी होती है। जिस तरह यूएसए के लिए अगर हम बात करें तो वो है कि उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एलएलसी रजिस्टर करानी होती है, लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सही है। अच्छा, एलएलसी मस्ट है होलसेल के लिए। आपके पास अगर एलएलसी नहीं है तो आप होलसेल एफबीए मॉडल में काम नहीं कर सकते। सही है। इसके बिना आपको अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, ना ब्रांड अलाउ करेंगे, ना डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ करेंगे। सही है। अच्छा, मोस्टली लोग पूछते हैं कि एलएलसी के लिए अच्छी स्टेट्स कौन सी है, तो आप टेक्सास अच्छी स्टेट है, वियोमिंग अच्छी स्टेट है, डेलावेयर अच्छी स्टेट है। सही है। उसके साथ साथ जो है फ्लोरिडा अच्छी स्टेट है। लेकिन जिस स्टेट का भी आप बनवा रहे हो एलएलसी, तो आपने पहले देखना होता है कि यार उसको स्टेट में क्या क्या रूल्स है, इसके टैक्सेशन किस हिसाब से होता है। सही है स्टेट का। और उसमें आपको एलएलसी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बाज़ स्टेट इस तरह होते हैं कि जिनमें आपको रीसेल सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, तो फिर आपने रीसेल सर्टिफिकेट किसी और स्टेट से जो है ना आपने बनवाना होता है। वहाँ पे भी रीसेल सर्टिफिकेट लेके फिर आप सप्लायर को वो दिखाते हो। सही है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा जिस स्टेट में बनाते हो, मोस्टली अगर आपने बनाना हो तो टेक्सास, फ्लोरिडा, व्योमिंग, इन तीनों में बना लीजिएगा, इन तीनों में से किसी एक में भी। इसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फुल आते हैं और अच्छी भी है होलसेल के लिए। ये तीन रिकमेंडेड स्टेट है एलएलसी बनाने के लिए। अच्छा, एलएलसी जब आप जो है रजिस्टर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, एक बिजनेस चेकिंग अकाउंट, यानी आपका जो एलएलसी है उसके बेस पे आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लें, पायनियर में खुलवा लें या जो है ट्रांसफ़र वाइज में खुलवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। सही है। उसके बाद जो है गेट यूर डॉक्यूमेंट्स रेडी, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी एलएलसी के साथ अपने डॉक्यूमेंट आते हैं, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, आर्टिकल ऑफ फाइलेशन आता है, उसके साथ रीसेल सर्टिफिकेट आता है, सर टैक्स परमिट आता है, उसके साथ ईआईएन नंबर आता है। सही है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने चाहिए कि सारे पूरे हो। अच्छा, एलएलसी रजिस्टर करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है या सीएनएसी चाहिए होता है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट दरकार होती है उसमें। सही है। और अपनी मर्ज़ी का नाम वो दे सकते हो। बाकी जो है छोटी मोटी डिटेल्स होती है, आपका फ़ोन नंबर, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, आपका जो है फ़ोन नंबर हो गया। सही है। अच्छा, तो
उसके बाद ये आपकी एलएलसी आ गई, आपका बैंक अकाउंट आ गया। उसके बाद आपने अमेज़ोन का प्रोफेशनल अकाउंट जो है बनवाना है, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो गए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गए, सही है। अच्छा, तो वेरी क्या क्या फेज आता है सेल्स एंड रिलेशनशिप का, क्या आप अपने सप्लायर के साथ रिलेशन बनाते हो बिजनेस का, सही है। उससे प्रोडक्ट लेते हो, अमेज़ोन पे जाके बेचते हो, फिर आके रीऑर्डर करते हो, सही है। तो इससे आपका अपने सप्लायर के साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है। उसके बाद आता है बिल्डिंग अ कैश फ्लो प्लान, यानी आपका जो है, आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने कितनी जो है वो रोटेट करवानी है, इन्वेस्टमेंट कितनी आपने पास रिजर्व रखनी है, उसकी बाकायदा प्लानिंग करते हो, सही है। अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हो। फिर उसके बाद ये है कि आपने ये भी डिसाइड करना होता है व्हाट कैटेगरी यू नीड टू सेल ऑन, यानी आप किस कैटेगरीज में स्टार्ट करना चाहते हैं। अमेज़ोन में जो है मल्टीपल कैटेगरीज है। अब आपकी मर्जी, ब्यूटी कैटेगरी में जाते हो, हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में जाते हो, होम एंड किचन में जाते हो, ऑटोमोटिव में जाना चाहते हो, पेट्स में जाना चाहते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप फर्स्ट किस कैटेगरीज में जाना पसंद करते हो, सही है। अच्छा, स्टार्ट मेकिंग योर लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जिस भी कैटेगरीज में आप जाना चाहते हो उसके सप्लायर्स के कांटेक्ट निकालो, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, जो बड़े बड़े ब्रांड जिनमें आपको अप्रूवल लेने के चांसेस हो, या आपने जिनसे ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हो उनके आपके पास प्रॉपर एक्सेल में उनका डेटा आपके पास सेव होना ज़रूरी है। आपको जो है ना उससे काफ़ी हेल्प होती है डेटा को मैनेज करने में। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कि कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो कि अमेज़ॉन बिजनेस में यूज़ होती है। फर्स्ट वन जो है वो है बीबी। बीबी स्टैंड फॉर बाय बॉक्स, सही है। अच्छा, बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स, अगर आप मिसाल के तौर पर, ये मैंने अमेज़ॉन खोल लिया, अमेज़ॉन की वेबसाइट, सही, ये मैंने एक प्रोडक्ट खोली हुई है। इसमें अगर आप देख लो तो ये एक चार्ट सा बना हुआ है, ये सही, यहाँ से लेके नीचे स्क्रॉल डाउन करें यहाँ तक, सही। ये ये एक जो है बना हुआ है चार्ट सा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स, सही है। अच्छा, बाय बॉक्स क्या है? मिसाल के तौर पे अगर हम देखें इस प्रोडक्ट को 6 सेलर बेच रहे एट अ टाइम, तो मैं एज अ कस्टमर आया, मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हूँ, एड टू कार्ट या बाय नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आउट ऑफ दीज 6, यानी इन 6 सेलर्स में से अमेज़ॉन किस सेलर को सेल्स देगा, इसकी कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए अमेज़ॉन ने एक हल निकाला है, जिसे आप ये इस चार्ट की शक्ल में देख सकते हो, जिसे हम बाय बॉक्स कहते हैं, सही है। जिसमें आपके पास ये एड टू कार्ट या बाय नाउ का ऑप्शन होता है, सही है। तो इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स। अब जिस सेलर के पास ये बाय बॉक्स होगा उसे उतनी ज़्यादा सेल्स मिलेंगी, सही है। अच्छा, उसके बाद आता है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, सही है। ये एक 13 डिजिट का नंबर होता है, एक बार कोड होता है जो कि हर प्रोडक्ट पे लगा होता है उसके मैन्युफैक्चर की तरफ से या उसके सप्लायर की तरफ से, सही है। अच्छा, यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, EAN। इसके बाद एक और भी आता है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि मोस्टली USA और कनाडा में यूज़ होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और किस्म का और UPC जो होता है वो 12 डिजिट का होता है, सही है। उसके बाद एक और आता है जिसे हम FNSKU कहते हैं, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा, जब आप अमेज़ोन को प्रोडक्ट सेंड करते हो, शिपिंग प्लान बनाते हुए अमेज़ोन आपसे पूछता है, जब आप लिस्टिंग करते हो वहाँ पे अमेज़ोन आपसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट आप हमें बेच रहे हो, लेकिन हमें अगर इस प्रोडक्ट को ट्रैक करना हो अपने वेयर हाउस में तो हम किससे करें। मेरे दो किस्म के ऑप्शन वो आपको दिखाते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चर बार कोड, एक होता है FNSKU या अमेज़ोन बार कोड। अब ये अमेज़ोन की तरफ से हर प्रोडक्ट, हर इंडिविजुअल यूनिट पे लगाया जाने वाला एक स्पेशल बार कोड होता है, जिसके ज़रिए अमेज़ोन इस प्रोडक्ट को
ट्रैक करता है कि ये प्रोडक्ट किस सेलर का है, कहाँ से आया है, कब इसका जो है ना ये पहुंचा है, कब इस पे ये लेबल लगा है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन अमेज़ॉन एक बार कोड के ज़रिए उसमें रखते हैं, जिसे हम FNSKU लेबल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक है OOS। OOS स्टैंड फॉर आउट ऑफ स्टॉक, यानी आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो एक सप्लायर से और वो आगे से आपको जवाब देता है कि OOS, तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, यानी ये प्रोडक्ट अब उसके पास अवेलेबल नहीं है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है मैप, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, यानी बाज़ों को इस तरह होता है कि जो प्रोडक्ट का ब्रांड होता है या जो सप्लायर होता है उसकी तरफ से प्रोडक्ट पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइस के रिलेटेड, कि आप इस प्रोडक्ट को इस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते, ऊपर बेच सकते हो। बेशक मिसाल के तौर पे वो आपको कहते हैं कि एक प्रोडक्ट आप ले रहे हो लेकिन ये प्रोडक्ट आपने $10 से कम नहीं बेचनी, $10 से ज़्यादा बेच सकते हो, $11, $12, $13, $20 कि आप बेच सकते हो, लेकिन $10 मिनिमम प्राइस, इससे नीचे नहीं बेच सकते। उसने आपको एक मिनिमम लिमिट लगाई है प्राइस की, तो उसे हम कहते हैं मैप पॉलिसी या मैप प्राइसिंग। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है MOQ। MOQ स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप जब किसी ब्रांड से, किसी सप्लायर से एक प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको एक लिमिट सेट कराता है कि आप होलसेल में मैं आपको होलसेल प्राइस में मैं आपको एक प्रोडक्ट तब दूंगा जब आप कम से कम मुझसे इतने डॉलर्स या इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के बाय करो। सही है। उसने ऑर्डर पे एक आपको मिनिमम लिमिट लगा दी कि कम से कम इतने यूनिट लोगे या इतने डॉलर्स की या इतने डॉलर्स की इन्वेंट्री आप मुझसे परचेस करोगे तभी आपको होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो मिनिमम उसने क्वांटिटी पे लिमिट लगा दी उसे कहते हैं MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद आता है ROI। ROI स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सही है। अब नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में ये और मार्जिन जो है हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि ROI क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद आता है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। सही है। अच्छा, स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है, हर सप्लायर अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देता है जिसे वो SKU कहता है, बाज़ औक़ात उसे मॉडल नंबर या आइटम नंबर भी कहते हैं। सही है। आप जब सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस करते हो और आप कहते हो कि मुझे ये फ़लाँ वाली प्रोडक्ट चाहिए है, तो आप उसे उसका SKU दे दोगे तो वो डायरेक्ट पहचान लेगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। सही है। अच्छा, उसके बाद आता है कि इसमें कॉमन जो है फार्मूलेज या इम्पोर्टेंट फार्मूलेज अमेज़ॉन में कौन कौन से यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टोटल कॉस्ट का, कि टोटल कास्ट किसके बराबर होती है प्रोडक्ट की। टोटल कास्ट बराबर होती है कि आपको जितनी की प्रोडक्ट मिलती है, यानी जो आपको होलसेल प्राइस मिलती है उसके साथ आप जमा कर लेते हो FBA फ़ी को, रेफल फ़ी को और साथ में शिपिंग या प्रेप वगैरह की फ़ी को। आप जब इकट्ठे कर लेते हो सारी प्राइसिंग्स को, जो आपके पास एंड जो है कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की, उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। सही है। अच्छा, अब टोटल कास्ट निकालना क्यों ज़रूरी होती है प्रोडक्ट की, इस टोटल कास्ट के ज़रिए हम प्रोडक्ट के प्रॉफिट को निकालते हैं। सही है। अच्छा, हाँ, प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कास्ट। जितनी की वो प्रोडक्ट बिक रही होती है उससे आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, जो बचा वो आपका पर यूनिट प्रॉफिट होगा। उसके बाद आता है मार्जिन। सही है। अब मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन कहते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सही है। यानी पर यूनिट आपका जितना प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर लो सेलिंग प्राइस पे, कितनी की वो प्रोडक्ट बिक रही होती है, तो उससे आपका मार्जिन निकल आएगा। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, वो पर यूनिट जो है ना उसमें जो है $1 का प्रॉफिट है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो $10 है। सही है। तो आपने ये कर लेना है, मैं आपको का भी देता हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको समझा भी देता हूँ। सही है।
पर यूनिट $1 प्रॉफिट है, सही है। उसको आप डिवाइड करते हो सेलिंग प्राइस, मिसाल के तौर पे उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 10 है, सही है। ये आ गया, इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका मार्जिन कितना हुआ, 10% उसका मार्जिन है, सही है। अच्छा, उसके बाद आता है आर ओ आई। आर ओ आई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिला, कितने पैसा उसने ऊपर से कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, आर ओ आई हम एक लॉन्ग टर्म का निकालते हैं, जैसे मंथ वाइज हो गया या क्वार्टर वाइज हो गया, सही है। उसके साथ साथ जो है या 6 मंथ्स का हो गया या पूरे एक साल का हो गया, सही है। अगर हम मंथली निकालना चाहे आर ओ आई, तो उसका फार्मूला क्या होगा, मंथली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है कि आपने प्रोडक्ट कितने की ली है और उस पर कितनी शिपिंग आई है और कितनी प्रेपिंग आई है। एफबीए फी और रेफरल फी ये आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होती, क्योंकि ये आप कस्टमर से लेते हो, सही है। ये कस्टमर की जेब से ज़्यादा होता है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपकी जेब से यानी आपके बैंक से कितना पैसा उस प्रोडक्ट पे लगा, सही है। तो वो आता है उसकी प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस और उसकी शिपिंग को जो है ना, वो आपने कर लेना है। अगर आरओई निकालना है तो फुल इन्वेंट्री का निकालना बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर आपने 100 यूनिट्स लिए, $1000 जो है आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर फिर आपने देख लेना है कि मैंने जो है 100 यूनिट मिसाल के तौर पे मैंने 1 महीने में बेच दिए, तो उसमें कितना प्रॉफिट मैंने कमाया, तो उस प्रॉफिट को आप तकसीम कर दोगे अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे, तो उससे आपका आरओआई निकल के आ जाएगा, सही है। तो ये थी हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास होलसेल एफपीए मॉडल की रिलेटेड। थैंक यू।